Hello everyone, my name is Aisha Sheth and my today's topic for video presentation is winding up of a company. So what is a winding up? So पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं कि winding up is a means by which the dissolution of a company is brought about and its assets realized and applied in payment of its debt. And after satisfaction of the debts, the balance, if any, is paid back to the members in proportion to the contribution made by them to the capital of the company. वाइडिंग अप मीन्स बाय विच द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी. जो कंपनी होती है जो बंद होने वाली है तो उसको हम कहते हैं कि वाइंडिंग अप. कंपनी की जितने भी एसेट्स है वो हम सारी बेच के जितना भी कंपनी का डेप्ट होता है वो हम पे करते हैं, और उसके बाद अगर कोई भी राशि है जो बचती है तो वो जो कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको कंट्रीब्यूट की जाती है. किस बेसिस पे? जिस बेसिस का कंट्रीब्यूट उन्होंने कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे दिया था उस बेसिस पे उनको उतनी रकम वापस दी जाती है. The term winding up of a company may be defined as the proceeding by which a company is dissolved. Under a scheme of reconstruction and amalgamation, a company may be dissolved by the order to tribunal without being wind up. तो कुछ कंपनी को हमको रिकन्स्ट्रक्ट करना है या फिर अमालगमेशन करना है या फिर हमारी जो कंपनी है उसको हमको बड़ा करना है या फिर उसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो उसके अंदर हम जो ऑर्डर टू ट्रिब्यूनल कंपनी है, जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर होते हैं उसके ऑर्डर के बिना भी हम कंपनी जो हमारी वाइंड अप कर सकते हैं. व्हेन द कंपनी बिकम्स अ डिफ़ॉल्ट कंपनी द रजिस्ट्रार में रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ अ कंपनीज. अगर जो हमारी कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है, कोई भी उसकी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट वो करती है, तो वो फिर जो कंपनी जो रजिस्ट्रार होता है वो हमारे रजिस्टर से हमारी कंपनी का नाम हटा देता है, तो तभी भी हमारी कंपनी वाइंड अप हो जाती है थ्रू द वाइंडिंग अप प्रोसेस. और तीसरा है कि वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है उसके द्वारा भी. मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. फर्स्ट मोड इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल एंड सेकंड वन इज़ वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप. वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल. जो ट्रिब्यूनल होती है वो हमको ऑर्डर देती है कि आपको अब आपकी कंपनी जो वाइंड अप करनी पड़ेगी, तो वो मोड आ जाएगा कंपल्सरी वाइंडिंग अप. दूसरा है वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप. जो कंपनी के जो भी मेंबर्स है वो वॉल्यूंटर करते हैं कि नहीं अब चलो बहुत नुकसान हो रहा है कि अब नहीं तो हम कंपनी को बंद कर देते हैं, तो वो हो जाएगा वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप. वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप की 2 वेज है. फर्स्ट इज़ मेंबर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप. जो भी मेंबर्स है वो वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं. दूसरा है क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप. जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स है वो वाइंडिंग अप कर रहे हैं कंपनी को. पहले हम देखते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल. जो ट्रिब्यूनल हमारी जो कंपनी को कंपल्सरी वाइंडिंग अप कराते हैं वो हम पहले समझते हैं. अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. दिस इज़ कॉल्ड कंपल्सरी वाइंडिंग अप. The tribunal will make an order for winding up on an application by any of the person enlisted in the section 272. कोई भी पर्सन है जो सेक्शन 272 के अंदर जो enlisted हुआ है, अगर वो पर्सन आके कंपनी को कोई एप्लीकेशन देता है कि आप इस कंपनी को जाके आप इस कंपनी को बंद करवाने का ऑर्डर दीजिए, तो उसके द्वारा भी ट्रिब्यूनल है वो कंपनी बंद कराने के लिए कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है. ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप. कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर कंपनी है वो कंपल्सरी वाइंडिंग अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल. फर्स्ट है सेक्शन 271 लेस डाउन द फॉलोइंग ग्राउंड्स वेयर अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल. फर्स्ट ग्राउंड है स्पेशल रिजोल्यूशन. सेकंड है इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स. अगर कंपनी की एबिलिटी नहीं है, कंपनी के पास उतनी प्रॉफिट ही नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि वो उतने उनके जो भी डेब्ट्स है वो पे करे, तो वो आएगा इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स. सेकंड ग्राउंड आएगा. थर्ड है जस्ट एंड इक्विटेबल. फोर्थ है डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग पीएल अकाउंट्स एंड बीएस फॉर द एनुअल रिटर्न. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ है एक्टेड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. अगर कोई भी कंपनी है वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वो काम करती है तो वो ग्राउंड हो जाएगा कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए. और सिक्स है स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कंपनी अंडर सेक्शन 424G ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर. जो वाइंडिंग अप के ऑर्डर होते हैं आता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर वॉज एक्चुअली मेड. द डेट इज़ कॉल्ड द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप. जिस डेट का ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है कि आपको एक डेट से आपको जो कंपनी है वो वाइंड अप करनी होगी, तो वहाँ से वो उसका ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा.
The winding up commenced from the time of the presentation of the petition. The company was in voluntary liquidation from the time of the passing of the resolution for voluntary winding up. जो कंपनी को वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन में जा रही है, वो अगर वो लिक्विडेशन में जा रही है तो वो वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप के लिए भी अप्लाई कर सकती है। और उन्होंने जब रिजोल्यूशन पास किया है वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल आर एज अंडर। फर्स्ट इज इंटीमेशन टू ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड द रजिस्ट्रार। उसके बाद है कॉपी ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार। जो कॉपी होगी वाइंडिंग अप की वो हमको कहाँ पर सबमिट करवानी होगी, जो रजिस्ट्रार होंगे उनको। उसके बाद थर्ड है ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। जो ऑर्डर होता है वो नोटिस ऑफ डिस्चार्ज के रूप में भी उसको माना जाएगा। शुड स्टे ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफर्स टू सबमिट द ट्रिब्यूनल ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। जो सॉरी उसके बाद है पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी लिक्विडेटर। उसके बाद है क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। हम दूसरा पार्ट समझते हैं वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप का। जो पहले है हम समझते हैं जो क्रेडिटर्स वाला पार्ट। व्हेन अ कंपनी पास अ रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विदाउट मेकिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बाय द डायरेक्टर्स, द वाइंडिंग अप इज रिफर्ड टू एज क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। कंपनी होती है वो रिजोल्यूशन पास करती है किसके लिए, वाइंडिंग अप के लिए, विदाउट मेकिंग डिक्लेरेशन, वो कोई भी डिक्लेरेशन नहीं बना रही ऑफ सॉल्वेंसी बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द वाइंडिंग अप इज रिफर्ड एज अ क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। प्रोसीजर ऑफ क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप, उसकी प्रोसीजर क्या क्या होती है हम वो समझते हैं। फर्स्ट इज पासिंग अ रिजोल्यूशन, उनको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेकंड इज मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी वो लेट डाउन हुआ है सेक्शन 500 में। उसके बाद थर्ड है नोटिस ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग होगी उसकी नोटिस भेजी जाएगी सेक्शन 501 क्लॉज 1 एंड 500 क्लॉज 2। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी प्रेजेंटेड। उसके बाद है रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप। 6th स्टेप है नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन टू द रजिस्ट्रार। यहाँ भी जो नोटिस होगी वो रजिस्ट्रार को हमको देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 501 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एंड 7th है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। हम नोटिस जो दे देते हैं रजिस्ट्रार को, उसके बाद हमको जो लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा हमारी कंपनी के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 502 ऑफ कंपनीज एक्ट। 8th स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए हमको कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 503 ऑफ एक्ट। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, जो लिक्विडेटर हमने अपॉइंट किया है उनको हमको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 504 ऑफ द एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पावर ऑफ द बोर्ड टू सीज। जो भी बोर्ड मेंबर होते हैं उनके पास पावर होता है सीज करने का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 505 ऑफ द एक्ट। 11 है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर। अगर मान लीजिए कि अगर कोई वैकेंसी है लिक्विडेटर के लिए तो वो हमको फिल करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 506। लिक्विडेटर टू एक्सेप्ट शेयर्स एक्सेट्रा। उसके बाद 13 स्टेप है हमारा लिक्विडेटर टू कॉल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर। लिक्विडेटर को कॉल करके जो मीटिंग बुलानी पड़ेगी मेंबर्स ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 508। एंड लास्ट स्टेप है फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन। उसके बाद फाइनल मीटिंग होगी सबके बीच और उसके बाद कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 509 ऑफ द एक्ट। हम यहाँ पे हम देख रहे थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वाइंडिंग अप अफेक्ट्स अ मेंबर ऑफ द पार्टीज़, नंबर ऑफ द पार्टीज़। जो वाइंडिंग अप होगा तो नंबर ऑफ द पार्टीज़ होगी उनको अफेक्ट बहुत होगा। The consequences of winding up are as under. First is consequences as to shareholder. जो शेयर होल्डर होगा कंपनी के, जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस होगा। सेकंड है कॉन्सिक्वेंसेस एज टू क्रेडिटर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस एज टू सर्वेंट्स एंड ऑफिसर्स, जो भी कंपनी के सर्वेंट्स होंगे ऑफिसर्स होंगे उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आएगी। उसके बाद है प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस एज टू कॉस्ट और लास्ट है कॉन्सिक्वेंसेस एज टू डॉक्यूमेंट्स। तो ये था हमारा वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी की प्रोसेस। थैंक यू।